गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर 7 यूनिट 6 अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट किया था हमने। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इंस्टेंटेनियस वैल्यू इक्वेशंस। तो हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट की इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ईएमएफ की बात की जाए तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज की बात की जाए तो वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। जहां आई, वी और आर इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो कर रहे हैं। आई नॉट, वी नॉट और ई नॉट इज द पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। फिर हमने एसी सर्किट्स की बात करी थी। एक बार जब एसी सोर्स के सीरीज में केवल रेजिस्टेंस जुड़ा हो, सेकंड जब केवल कैपेसिटर जुड़ा हो, थर्ड जब केवल इंडक्शन कॉइल जुड़ी हो। हमने देखा पहला कि जब केवल कैपेसिटर जुड़ा हो जिसे हम प्योर रजिस्टर सर्किट या प्योर रजिस्टिव सर्किट भी कह सकते हैं। हमने देखा था कि हेडिंग थी हमारे एसी सर्किट विथ ए प्योर रजिस्टर। एसी सोर्स के सीरीज में केवल क्या जुड़ा हुआ है, एक प्योर रजिस्टर जुड़ा हुआ है। तो किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर सोर्स की जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू है, वोल्टेज की बात करें तो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की बात करें तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। चाहे वोल्टेज से सोल्व करो चाहे ईएमएफ से सोल्व करो, रिजल्ट सेम बने रहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ दिखाई दे रहा है E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फ्रॉम ओम्स लॉ, सर्किट में यदि फ्लो होने वाली एसी करंट आई हो, फॉर्मूला पढ़ा था हमने आई इक्वल टू वी अपॉन आर या आई इक्वल टू ई अपॉन आर। देन वैल्यू ऑफ ई क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस अल्टरनेटिंग करंट। तो हमने ई की वैल्यू रख दी है ई नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन आर, वेयर ई नॉट अपॉन आर, जब ई अपॉन आर आई है तो ई नॉट अपॉन आर दिस इक्वल टू आई नॉट, जिसे हम मैक्सिमम और पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं। EMF एंड करंट आर इन सेम फेज, यहाँ वर्ड आ रहा है सेम फेज, क्यों? अल्टरनेटिंग EMF की वैल्यू है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और अल्टरनेटिंग करंट की ये इक्वेशन थी आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। दोनों की फेज सेम है, इसकी भी ओमेगा टी इसकी भी ओमेगा टी, इसका मतलब फेज डिफरेंस जीरो है। इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट में अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट सेम फेज में बने रहते हैं। फिर हमने फेजर डायग्राम बनाए थे कि दोनों के पर्टिकुलर टाइम में इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो फेज एंगल है ओमेगा टी आ रहा है। ये वाला जो वेक्टर है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ के वेक्टर को शो कर रहा है और ये वाला जो वेक्टर है इंस्टेंटेनियस करंट के वेक्टर को शो कर रहा है। तो वेक्टर रिप्रेजेंट हम देखेंगे दोनों पर्टिकुलर टाइम टी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर सेम फेज एंगल ओमेगा टी क्रिएट कर रहे हैं। सेम फेज या फेज डिफरेंस जीरो होने का मतलब है जिस समय अल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम बनी रहेगी। इसी प्रकार से हमने इंस्टेंटेनियस वैल्यू और टाइम के बीच में जब ग्राफ कर्व किया था तो हमने देखा था फेजर डायग्राम में कर्व डायग्राम जब बात की तो जो रेड वाली लाइन है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के पर्टिकुलर टाइम रेस्पेक्ट ग्राफ को शो कर रही है, और जो डॉटेड ब्लू लाइन है ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के ग्राफ को शो कर रही है। दिखाई दे रहा है जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम है उस समय करंट की पीक वैल्यू भी मैक्सिमम है, जिस समय ईएमएफ जीरो है उस समय करंट की वैल्यू भी जीरो है। इसको हम दोनों सेम फेज रखते हैं। सेकंड हमने बात करी थी प्योर इंडक्टर सर्किट, जब हमने रेजिस्टेंस को हटा के केवल इंडक्शन कॉइल कनेक्ट कर दी। क्या देखा कि पर्टिकुलर इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एट द टाइम टी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। सेम उसी प्रोसीजर से हम आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पर यह कॉन्सेप्ट लगेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द इंडक्टर कॉइल जिस इक्वल टू हमने पढ़ा था माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। जब कॉइल में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी तो सेल्फ इंडक्शन प्रोसीजर के कारण इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि जो हमने अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्ट किया है उसके वोल्टेज से अपोजिट बना रहेगा। देन इसका वोल्टेज ई और इंड्यूस्ड ईएमएफ डिस्कल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। तो किरचॉफ सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग टोटल ईएमएफ जीरो बना रहेगा, ई प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी डिस्कल टू जीरो या ई डिस्कल टू एल डी आई अपॉन डी टी। ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी ई नॉट साइन ओमेगा टी, देन एल डी आई अपॉन डी टी डिस्कल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी या डी आई
दिस इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, डिफ्रेंशिएट किया था, फिर हमने साइन को कॉज में चेंज किया था, तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू आई थी आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इक्वेशन, करंट की इक्वेशन और ईएमएफ की इक्वेशन को कंपैरिजन किया जाए तो दिखाई दे रहा है दोनों में फेज डिफरेंस पाई बाय टू का आ रहा है। यहाँ जो फेज आ रही है ओमेगा टी आ रही है, जबकि करंट के साथ ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। इसका मतलब जिस समय ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होती है उस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम ना होकर उससे टी बाई 4 टाइम पश्चात अधिकतम होगी। इसका दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना बना रहता है, पाई बाय टू। तो हमने कंक्लूजन निकाला था करंट लैग्स बिहाइंड ईएमएफ बाय फेज डिफरेंस पाई बाय टू। तो दिख रहा है कि ये ईएमएफ वेक्टर ई को शो कर रहा है, तो करंट का जो वेक्टर होगा इससे पाई बाय टू एंगल पीछे, देन करंट और इसके बीच में जो होगा ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू टोटल डिफरेंस आ जाएगा। तो दिखाई दे रहा है जिस समय ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय आई की वैल्यू मैक्सिमम ना होकर उससे टी बाई 4 टाइम पश्चात मैक्सिमम हो पाएगी। थर्ड हमने लिया था प्योर कैपेसिटिव सर्किट या कैपेसिटर। जब हमें इंडक्शन कॉइल को हटा के कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया तो हम जब कंपैरिजन किया था कल, तो हमने देखा था ई दिस इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी और आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब यहाँ फेज डिफरेंस फिर पाई बाय टू का है, बट उल्टा है। वहाँ जो प्योर इंडक्शन कॉइल थी उसमें करंट ईएमएफ से पाई बाय टू फेज एंगल पीछे रहती है, जबकि यहाँ करंट ईएमएफ से पाई बाय टू फेज एंगल आगे रहती है। इसका मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम टी स्टेनलेस टाइम टी पर इसकी फेज एंगल ओमेगा टी होगी उस समय आई की जो फेज एंगल होगी ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। इसका मतलब जिस समय करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी उस समय ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम न होकर उससे टी बाई 4 टाइम पश्चात अधिकतम होगी। क्या देखा था हमने, इंडक्टेंस एल कैन नॉट डिक्रीज डायरेक्ट करंट, इट कैन ओनली डिक्रीज अल्टरनेटिंग करंट। इंडक्टेंस कॉइल में जो इंडक्टेंस है वो डीसी करंट से न तो बढ़ाया जा सकता है न ही घटाया जा सकता है, ये केवल अल्टरनेटिंग करंट से ही कंट्रोल किया जा सकता है। इसी बेस पर हम आगे जो पढ़ेंगे कि चौक कॉइल जो ट्यूबलाइट्स में कनेक्ट रहती है वो इसी बेस या प्रिंसिपल पर वर्क करती है। सेकंड, जब हम कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा था तो कल हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस सी अलो एसी टू फ्लो थ्रू द बट ब्लॉक द डीसी। इसका मतलब एसी सोर्स के लिए कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, जबकि डीसी सोर्स के लिए कैपेसिटर एक इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट रह जाता है एल सी आर। हमने एल सेपरेट पढ़ा, सी सेपरेट पढ़ा, आर सेपरेट पढ़ा। अब जो कहलाता है वो कहलाता है एसी सर्किट विद एलसीआर सीरीज सर्किट। यहाँ एलसीआर का कॉम्बिनेशन सर्किट शो किया गया है। एल सी और आर को तीनों को ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट के सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया है। टोटल वोल्टेज या टोटल ईएमएफ ई दिस इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ये डिवाइडेशन होगा तो एल कंपोनेंट पर और जो वोल्टेज होगा वी एल। ऐसी प्लेटों के बीच में, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो वोल्टेज बना रहेगा वी सी, और रेजिस्टेंस के आउटपुट पर जो वोल्टेज बना रहेगा वी आर। इसका मतलब वी एल प्लस वी सी प्लस वी आर टोटल दिस इक्वल टू ई, बैलेंस बना रहेगा। तो देखें एसी सर्किट विद एलसीआर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, द अप्लाइड ईएमएफ अपीयर्स एज वोल्टेज ड्रॉप। कहाँ पर, रेजिस्टेंस पर वी आर, इंडक्शन कॉइल पर वी एल और कैपेसिटर की प्लेटों पर वी सी अक्रॉस आर एल एंड सी रेस्पेक्टिवली। जब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट सेम फेज रखते हैं। जब हम प्योर इंडक्शन कॉइल की बात करते हैं तो करंट वोल्टेज से या वोल्टेज करंट से हमने देखा था पाई बाय टू। इसका मतलब इन एल करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय पाई बाय टू। इन सी सर्किट लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू। तो हम तीन प्रकार के डायग्राम लेके चल रहे हैं। यहाँ पहले इनका फेजर डायग्राम बना दिया। तो क्या देखा हमने, रेजिस्टेंस या प्योर रेजिस्टेंस सर्किट में वी और आई सेम फेज में रहते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमने वोल्टेज वी आर रिप्रेजेंट किया है। अब देखा जब वी आर और वी एल की बात करेंगे तो इन कंडीशन एल वी आर और वी सी में प्लस पाई बाय टू का फेज डिफरेंस बना रहेगा, तो ये प्लस पाई बाय टू एंगल पर, जबकि वी सी माइनस पाई बाय टू एंगल पर बना रहेगा। यदि वी सी वेक्टर को वी एल डायरेक्शन में शो करें तो इधर टोटल वेक्टर बन जाएगा वी एल माइनस वी सी, इस डायरेक्शन में आ जाएगा आर, और इन दोनों का जो ये है कॉम्बिनेशन कहलाएगा कैपिटल ई। इस डायग्राम में दिख रहा है फेज डिफरेंस फाई, दिस इज इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई,
ये आर्म VL माइनस VC, ये आर्म VR, इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दी जाए तो हम जानते हैं E दिस इक्वल टू रूट ऑफ VR प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। VR इन कंडक्शन इन प्योर रजिस्टिव सर्किट V दिस इक्वल टू IR लिखा जा सकता है। पढ़ा था हमने L और C के समय रजिस्टेंस ने कहलाते हैं आपके इम्पिडेंस XL और XC। इसका मतलब VL की जगह IXL और VC की जगह IXC रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो E दिस इक्वल टू रूट ऑफ VR की जगह हो जाएगा IR, VL की जगह IXL, VC की जगह IXC, I कॉमन आ जाएगा, देन फॉर्मूला बन जाएगा I दिस इक्वल टू E अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। इन LCR सर्किट I दिस इक्वल टू E अपॉन Z, Z कहलाता है आपके ये इम्पिडेंस, तो ये बन गया Z का फॉर्मूला Z दिस इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसे हिंदी में प्रतिबाधा भी कहा जाता है। तो Z दिस इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। कल हमने इन दोनों की वैल्यू निकाली थी। XL पढ़ा था हमने ओमेगा L, X दिस इक्वल टू 1 बाई ओमेगा C। अगर दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जाए तो Z दिस इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का होल स्क्वायर। इसी ट्रायंगल के लिए tan फाई की वैल्यू निकली जाए तो ये बन जाएगा VL माइनस VC अपॉन VR। वैल्यू कर देंगे VL VC और VR की आई कैंसिल हो जाएगा, देन XL माइनस XC अपॉन XL और XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो tan फाई दिस इक्वल टू X ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C अपॉन R। दो डायग्राम या दो वैल्यूज निकल गई। tan फाई Z की वैल्यू निकाल ली हमने रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर एंड tan फाई दिस इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। ये XL XC की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे तो ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C अपॉन R। स्पेशल केसेस, केस फर्स्ट, इफ इन LCR सर्किट XL इज ग्रेटर देन XC, इट का मतलब जब XL की वैल्यू XC से ज्यादा हो या ओमेगा L इज ग्रेटर देन 1 बाई ओमेगा C। जब XL is greater than XC, then difference XL minus XC is positive. Resistance always positive. Then tan phi this equal to positive. Tan phi positive or phi is positive means the current lags behind the EMF by phase angle phi, and the LCR circuit is inductance dominated circuit। क्या कहलाएगा? क्योंकि इंडक्टेंस हैवी है किससे? आपकी कैपेसिटेंस से, तो इस प्रकार के सर्किट को हम बोलते हैं इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। कब? जब XL XC से बड़ा हो, उल्टा हो जाए। केस सेकंड, इफ XL इज लेस देन XC देन ओमेगा L लेस देन 1 बाई ओमेगा C। इसका मतलब जब ये XL छोटा और XC बड़ा होगा तो डिफरेंस नेगेटिव आएगा। tan phi इज नेगेटिव मींस phi इज नेगेटिव। phi नेगेटिव आने का मतलब है इन LCR सर्किट द करंट लीड्स द EMF बाय फेज एंगल phi एंड द LCR सर्किट इज नोन एज, वहां पढ़ा था हमने इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, यह कहलाएगा कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंडक्टेंस के कंपैरिजन में हैवी। थर्ड, अगर XL दिस इक्वल टू XC हो जाए देन ओमेगा दिस इक्वल टू ओमेगा C, या tan phi दिस इक्वल टू 0 और phi दिस इक्वल टू 0, इसका मतलब फेज डिफरेंस ही 0 रहेगा। इसका मतलब करंट और वोल्टेज इन सेम फेज। क्या कर रहा है कि द करंट एंड द EMF आर इन सेम फेज, द इम्पिडेंस जो Z है दिख रहा है XL माइनस XC 0 हो जाएगा। तो Z का जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने Z दिस इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। XL माइनस XC की वैल्यू 0 से Z दिस इक्वल टू R। तो क्या कह रहा है? द इम्पिडेंस डज नॉट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड EMF। XL XC पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। LCR सर्किट बिहेव लाइक ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्योंकि Z दिस इक्वल टू R वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो रही है। तो हमने तीन चीजें देखी, XL इज ग्रेटर देन XC, इसका मतलब इंडक्टेंस का बिहेव हैवियर है। इस प्रकार का जो सर्किट कहलाएगा वो इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट कहलाएगा। उल्टा हो जाए XL इज लेस देन XC या XC इज ग्रेटर देन XL, इसका मतलब यहाँ कैपेसिटेंस का बिहेवियर मैक्सिमम हो रहा है, हैवियर हो रहा है। इसका मतलब इस प्रकार का जो सर्किट कहलाएगा वो कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट कहलाएगा। बट XL इज इक्वल टू XC हो जाए, इस प्रकार का जो सर्किट है वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। प्योर रेजिस्टिव सर्किट। XL XC से बड़ा था तो पढ़ा हमने प्योर इंडक्टेंस सर्किट, या इसे कहा जा सकता है इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। और देखा हमने करंट
लैग्स बिहाइंड, करंट पीछे बनी रहती है किससे, ईएमएफ से, किससे, कितने फेज एंगल, 5 फेज एंगल पीछे बनी रहती है, जबकि एक्स सी इज ग्रेटर देन एक्सएल है तो यही 5 एंगल आगे हो जाएगी, तो करंट लैग्स की जगह बन जाएगा लीड्स द वोल्टेज या ईएमएफ बाय फेज एंगल 5, ये कहलाएगा आपके कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। तो हमने देखा एलसीआर सर्किट में दो चीजें निकाली हमने, एक इम्पीडेंस का फॉर्मूला निकाला और एक फेज निकालने का फॉर्मूला। इम्पीडेंस का फॉर्मूला पढ़ा हमने जेड इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला पढ़ा tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो हमने तीनों डोमिनेटेड सर्किट पढ़ लिए। अब इसमें एक पर्टिकुलर वर्ड आता है, कल भी मैंने बताया था, इसमें एक वर्ड कनेक्ट हो जाएगा, रेजोनेंस। यहाँ पढ़ रहे हैं रेजोनेंस इन एसी सर्किट विथ एलसीआर सीरीज सर्किट। एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कंडीशन क्या कहलाती है। अभी हमने स्पेशल केस पढ़ा, केस एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी। इसका मतलब एक्सएल क्या है भाई, एक्सएल कहलाता है इंडक्टिव इंपिडेंस और ये कहलाता है कैपेसिटिव इंपिडेंस, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी और वैल्यू रख दे तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा c, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। tan phi इज इक्वल टू 0 या phi इज इक्वल टू 0, इसका मतलब करंट और वोल्टेज सेम फेज में आ गए। अब इस समय हम इंपिडेंस जेड की बात करें, किसके लिए, एलसीआर सर्किट के लिए। कब कंडीशन में, जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए। एक्सएल एक्सी के बराबर हो गया तो जेड इज इक्वल टू मिनिमम इज इक्वल टू आर। जेड की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, जेड की मिनिमम होने से आई की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू ई अपॉन आर। Means the impedance offered by the circuit is minimum and the current is maximum. This condition is called resonant condition of LCR circuit and the frequency is called resonance frequency. याद आ जाएगा। तो रेजोनेंस कंडीशन का मतलब क्या है कि एलसीआर सर्किट में वह अवस्था जब एक्सएल एक्सी के इक्वल हो जाता है, उस कंडीशन में इंपिडेंस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है और ये रेजिस्टेंस के इक्वल मानी जाती है। तो जेड की वैल्यू मिनिमम होने से करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। इसी कंडीशन को हमने रेजोनेंस कंडीशन कहा और उससे में जो फ्रिक्वेंसी कहलाती है वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी कहलाती है। एट रेजोलेंट एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ओमेगा एल का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या, एक्सएल बराबर एक्सी। तो यहाँ ओमेगा आर कहलाती है आपके रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, ओमेगा एल इज इक्वल टू ओमेगा सी। ओमेगा को रिप्लेस कर रहे हैं ओमेगा आर से, जिसे हम रेजोनेंस एंगुलर फ्रिक्वेंसी कर रहे हैं। फॉर्मूला बन गया ओमेगा आर एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी। ओमेगा आर को ऊपर ले जाऊं तो ये बन गया ओमेगा आर का स्क्वायर 1/LC या ओमेगा आर इज इक्वल टू 1/√LC। ओमेगा का फॉर्मूला पढ़ा हमने 2πf, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो एफ आर का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2π√LC, जिसे रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला कहते हैं। ये एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी निकालने का फॉर्मूला है। रेजोनेंट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर, ये बोल रहा है एक बार हम रेजोनेंस कर्व खींचेंगे फिर उससे क्वालिटी फैक्टर और फ्रिंज विड्थ की बात की जाएगी। रेजोनेंट कर्व एंड क्वालिटी फैक्टर, बैंडविड्थ जिसे हम बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, बीटा की वैल्यू या तो बीटा बोल दो या 2 डेल्टा ओमेगा। पहले पढ़ते हैं क्वालिटी फैक्टर। क्या कह रहा है कि क्वालिटी फैक्टर जिसे क्यू फैक्टर कहा जाता है इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किस चीज का रेशियो है, एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ 2 डेल्टा ओमेगा, दिस इज बैंडविड्थ। इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो ही क्या कहलाता है, क्वालिटी फैक्टर कहलाता है। कहने का मतलब है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट होगी, बट जिस कर्व के लिए बैंडविड्थ जितनी कम होगी उस कर्व का क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, और क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा कर्व की शार्पनेस उतनी ही ज्यादा आएगी। देखें कि it can also be defined as the ratio of potential drop across either the inductance or capacitance to the potential drop across the resistance. Quality factor is equal to potential across the inductance VL upon ये पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो Q इज इक्वल टू VL अपॉन VR, या L को रिप्लेस किया जा सकता है C से, देन Q इज इक्वल टू VC अपॉन VR। VL और VC की वैल्यू, इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो Q इज इक्वल टू ओमेगा RL अपॉन R या 1/ओमेगा C R।
नेक्स्ट आ जाता है पावर इन एसी सर्किट विथ एलसीआर। एलसीआर सर्किट के लिए हमें पावर की बात करनी है। देखिए कैसे, हमने देखा जब एलसीआर सर्किट की बात की जाती है तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट में फेज डिफरेंस फाई बना रहता है और टेन फाई की वैल्यू हमने निकाली थी एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। तो पावर फैक्टर इन एलसीआर सर्किट अगर अल्टरनेटिंग ईएमएफ की बात की जाए तो ई डिजिकल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड आई डिजिकल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी वेयर फाई इज द फेज एंगल बिटवीन द अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड अल्टरनेटिंग करंट इन एलसीआर सर्किट। बात कर रहे हैं हम इंस्टेंटेनियस पावर। पावर का फॉर्मूला पड़ा है पी टी डिजिकल टू ई इंटू आई। तो इंस्टेंटेनियस पावर P डिजिकल टू E अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड I अल्टरनेटिंग करंट, दोनों की वैल्यूज हमारे पास है। E और I की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, E नॉट साइन ओमेगा टी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इसे हम साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोल रहे हैं। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पड़ा हमने साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन में, बन जाएगा E नॉट आई नॉट ब्रैकेट साइन ओमेगा टी पहले से ही है, जब ये खुलेगा तो साइन ओमेगा टी कॉस फाइव आएगा, तो ये दोनों मल्टीपल होकर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस इसे साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से खोलेंगे साइन ओमेगा टी कॉस फाइव। इन द इंस्टेंटेनियस पावर इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम dt, देन द वर्क डन इज, वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा हमने dw इज इक्वल टू p, और p की वैल्यू हमने ऊपर से रख ली, इंस्टेंट पावर e नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर cos ओमेगा टी प्लस साइन नॉट cos ओमेगा टी। वर्क डन ओवर एक कंप्लीट सर्किल, एक साइकिल के लिए कंप्लीट निकाला है तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू 0 टू t। देखिए इंटीग्रेशन करें तो ये दो इंटीग्रेशन बन जाएंगे, एक फर्स्ट टर्म का और एक सेकंड टर्म का। देखिए इधर करते हैं w इज इक्वल टू 0 टू t e नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी cos फाइव प्लस यह बनेगा आपके साइन ओमेगा टी cos फाइव dt विथ लिमिट 0 टू t। जब इस इंटीग्रेशन की बात की जाएगी तो हमने पहले कहा था 0 टू t साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, इसकी वैल्यू हाफ आ जाती है। ये जो इंटीग्रेशन फैक्टर है ये बचेगा 0 टू t e नॉट आई नॉट, ये वैल्यू हाफ हो जाएगी cos फाइव, तो ये लिख रहेगा e नॉट आई नॉट cos फाइव, लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t/2 हाफ t से मल्टीपल हो जाएगा t/2। इस इंटीग्रेशन फैक्टर की वैल्यू 0 बन जाती है। क्यों? स्क्वायर टर्म्स का जो एवरेज है वो एक साइकिल के लिए 1/2 आता है, जबकि सिंगल टर्म्स का जब हम 0 टू t एक साइकिल के लिए एवरेज निकालते हैं तो 0 बना रहता है। तो देन w इज इक्वल टू e नॉट आई नॉट cos फाइव t/2। एवरेज पावर एट ए साइकिल, एवरेज की बात की जाए P एवरेज इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, W अपॉन कैपिटल T से T कैंसिल हो जाएगा, तो P एवरेज इज इक्वल टू E नॉट आई नॉट अपॉन 2 cos फाइव, वेयर cos फाइव इज इक्वल टू R अपॉन Z। Z की वैल्यू हमने पढ़ी थी एलसीआर सर्किट के लिए रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। इस अपॉन 2 को हम दोनों के नीचे अलग अलग लिखे तो E नॉट अपॉन रूट 2 प्लस आई नॉट अपॉन रूट 2 cos फाइव, E नॉट अपॉन रूट 2 दिस इज EMF average value, I naught upon root 2 this is current RMS value। तो फॉर्मूला बन जाता है P average is equal to E RMS I RMS cos phi, या P average is equal to P RMS cos phi is called power factor। अब पावर फैक्टर पे कुछ स्पेशल केसेस हैं, देखिए कैसे। पावर इन एसी सर्किट विथ आर, जब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं, तो जब हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तो हमने पढ़ा था करंट एंड वोल्टेज या ईएमएफ इन सेम फेज, फेज डिफरेंस 0 बना रहता है। क्या देखा? पावर फैक्टर इन एसी सर्किट विथ आर, इन आर करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज, फाइव इज इक्वल टू 0। जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो cos फाइव 0 बन जाएगा, तो P एवरेज इज इक्वल टू P RMS बचेगा। इसका मतलब रेजिस्टेंस के समय एवरेज पावर क्या होती है? लॉस होती है। किसकी फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। पावर इन एसी विथ एल प्योर इंडक्टिव सर्किल के लिए पढ़ा था हमने फेज डिफरेंस इज इक्वल टू माइनस पाई/2। जब cos पाई/2 की बात की जाएगी तो वैल्यू 0, P एवरेज इज इक्वल टू 0। इसका होता है यहाँ पावर का लॉस नहीं होता है बल्कि पावर सेव होती है इन फॉर्म ऑफ PL की फॉर्म में। थर्ड आ जाता है पावर इन एसी सर्किट विथ प्योर सी, प्योर सी में वापस फाइव एंगल प्लस पाई/2, तो वापस पावर एवरेज कितनी बनी रहेगी? 0। तो लिख रहा है पावर एनर्जी इज नॉट डिसिपेटेड इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड हैव दे फाइंड ए लॉट ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड इट
at in devices using alternating current. देखा आई एवरेज, ई एवरेज, आई वी कॉस थीटा, आई वी कॉस साइन फाइव 90 डिग्री, ये सब तीनों के लिए एक साथ आ रहे हैं. द कंपोनेंट आई वी कॉस फाइव जनरेटेड पावर विथ ई वी, हाउ एवर द कंपोनेंट आई वी sin phi does not contribute to power along EV is the hence power generated is zero. This component of current is called wattless or ideal current. But wattless current का टॉपिक इस साल चैप्टर से या इस साल इस चैप्टर से रिड्यूस हो चुका है, इसलिए हम वाटलेस करंट को नहीं कर रहे. तो हमने देखा एलसीएस सर्किट के लिए पावर फैक्टर निकाल लिया हमने, फ्रिंज विड्थ निकाल ली, क्वालिटी फैक्टर निकाल लिया, क्वालिटी फैक्टर इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड बैंड विड्थ. नेक्स्ट जो टॉपिक आ जाएगा वो आपके आ जाएगा ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर घरों में जनरली काम में आता है किसके लिए, वोल्टेज अप या वोल्टेज डाउन करने के लिए. ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लोअर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट हायर करंट इनटू हायर अल्टरनेटिंग वोल्टेज एट लोअर करंट. प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर वर्किंग इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन. इस म्यूचुअल इंडक्शन में क्या रहता है कि ये जो आपके दिखाई दे रही है सॉफ्ट आयरन की जो स्लिप्स हैं उन पर दो कॉइल लगी रहती है. एक कहलाती है प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल को कनेक्ट किया जाता है एसी सोर्स से. सेकेंडरी कॉइल जिस पर हमें लोड रेजिस्टेंस पर हमें आउटपुट मिलता है. It is the phenomena of inducing EMF in the secondary coil due to change in current in primary coil and hence the change in magnetic flux in the secondary coil. चलिए देखिए, पढ़ा था हमने प्राइमरी सर्किल फॉर्मूला पढ़ा था हमने कहाँ पर, लेंज लॉ में, कि प्राइमरी सर्किट पर ईएमएफ की बात की जाए तो ई डिसिकल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी और ई एस डिसिकल टू माइनस एन डी फाइव अपॉन डी टी. यहाँ एन पी नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉइल, एन एस नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी कॉइल. ई पी अपॉन ई एस या ई एस अपॉन ई पी का रेशियो निकाला जाए तो एन एस अपॉन एम पी, जिसे हम के कह रहे हैं, वेयर के इज द कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या इसे टर्न रेशियो कहा जाता है. फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी कॉइल पर जो आउटपुट पावर है सेकेंडरी कॉइल पर, क्या प्राइमरी कॉइल पर इनपुट पावर सेकेंडरी कॉइल पर आउटपुट पावर के बराबर बनी रहती है. पावर का फॉर्मूला पढ़ा हमने पी एस डिसिकल टू पी पी. पी एस की बात करें तो ई एस इंटू आई एस डिसिकल टू ई पी इंटू आई पी. यहाँ से अगर ई एस अपन आई पी का वैल्यू निकाला जाए आई पी अपन आई एस, तो तीन फॉर्मूले बन गए. ई एस अपन ई पी डिसिकल टू एन एस अपन एन पी डिसिकल टू आई पी अपन आई एस. फिर एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर फॉर्मूला बन जाएगा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, तो ईटा डिसिकल टू ई एस आई एस अपॉन ई पी आई पी. फॉर इन आइडियल ट्रांसफार्मर ईटा इज 100%. अब ट्रांसफार्मर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. एक कहलाता है स्टेप अप जो वोल्टेज को अप करेगा, एक कहलाता है स्टेप डाउन जो आउटपुट वोल्टेज को कम करेगा. स्टेप अप की बात करते हैं. सिंपल सा फॉर्मूला है, दो कॉइल दिखाई दे रही है प्राइमरी और सेकेंडरी. प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न कम है जबकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है. इसका मतलब एन पी इज लेस देन एन एस या एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, ये कहलाता है स्टेप अप. स्टेप डाउन इसका उल्टा, तो लिख रखा है एन एस इज ग्रेटर देन एन पी, मीन्स इसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 बनी रहती है. ई एस ग्रेटर देन ई पी देन आई एस इज लेस देन आई पी. इसका मतलब वोल्टेज को तो अप कर देता है परंतु करंट को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है. इसमें उल्टा हो जाता है कि स्टेप डाउन में क्या करता है, वोल्टेज को तो डाउन करता है परंतु करंट के एम्पियर्स को बढ़ा देता है. एनर्जी लॉस इन ए ट्रांसफार्मर, जिसमें पहला आ जाता है कॉपर लॉस, क्योंकि जो कॉइलें होती हैं कॉपर की बनी रहती है. हीट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द रेजिस्टेंस, जो भी कॉइल है रेजिस्टेंस
जो भी कॉइल है वो रेजिस्टेंस की कॉपर की बनी और कॉपर का सेल्फ का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो इस कंडीशन में जो होगा उसे हम कॉपर लॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे ही कॉइल में करंट फ्लो होगी तो उसके रेजिस्टेंस के कारण कॉइल गर्म होगी, कॉइल गर्म होकर हीट खाएगी, हीट के कारण एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ हीट बना रहेगा। हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉपर वाइंडिंग्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट फ्लो थ्रू द देम। दिस कैन बी अवॉइडेड। अब मैं बोल रहा हूँ इसको कम किया जा सकता है। रेजिस्टेंस को कम कैसे कर सकते हैं कि थिक की जगह थिन वायर, थिन की जगह थिक वायर, मोटे वायर काम में लेते हैं उनका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय यूजिंग थिक वायर्स ऑफ बाइंडिंग। दूसरा, फ्लक्स के लॉस। हम बोल रहे हैं प्राइमरी में करंट फ्लो कर रहे हैं, सेकेंडरी में करंट फ्लो हो रही है, इसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन वर्क कर रहा है। क्या कह रहा है कि प्राइमरी में से जो फ्लक्स पास आउट होगा वो सेकेंडरी से लिंक हो जाएगा। तो फ्लक्स के लॉस का मतलब है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे से बहुत दूरी पर रहती है, इसलिए प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल से पास आउट नहीं हो पाती है, तो फ्लक्स के लॉस बना रहता है। इन एक्चुअल ट्रांसफार्मर कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल इज नॉट परफेक्ट, सो ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेस्टेड। इसे कम कैसे किया जा सकता है कि प्राइमरी कॉइल पे सेकेंडरी या सेकेंडरी कॉइल पे प्राइमरी को लपेट दिया जाए कि linking can be maximized by winding the coils over one another। एक दूसरे पर लपेट कैसे कम किया जा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है एडी करंट लॉस। जो हमने देखा ट्रांसफार्मर बनते समय ये सॉफ्ट आयरन के जो बने हुए हैं इनमें एडी करंट फ्लो होती है, एडी करंट के कारण हीट खाकर हीट के कारण लॉस बना रहेगा। कम कैसे करेंगे, सॉफ्ट आयरन की बना रहे। When a changing magnetic flux in link with the iron core, eddy current are set up, which in turn produce heat and energy is wasted. Eddy currents are reduced by using laminated core instead of a solid iron blocks, because in laminated core the eddy current are confined within the laminations and they do not get add up a produce larger current. In other words, their paths are broken instead of continuous ones. सेकेंड आ जाता है इसी में, एक तो एडी करंट लॉस कहलाता है, एक हिस्टेरिसिस लॉस कहलाता है। पढ़ा था हमने आयरन कोर में से जब फ्लक्स का पास आउट होगा तो वो आयरन कोर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाए, उसमें मैग्नेटाइज्ड हो जाएगी। देखिए, व्हेन अल्टरनेटिंग करंट इज पासेस इन आयरन कोर इज मैग्नेटाइज्ड एंड डीमैग्नेटाइज्ड रैपिडली ओवर द साइकिल ऑफ द सेम एनर्जी इज being lost in the process. This can be minimized, कैसे किया जा सकता कम, by using suitable material of thin hysteresis loop. Next लास्ट आ जाता है लॉस ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ कोर। कोर में करंट फ्लो होने से वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट के कारण भी लॉस बना रहता है। Some electrical energy is lost in the form of mechanical energy due to the vibration of core and humming noise due to the magnetization effects। क्या दीजिएगा, यहां हम खत्म करते हैं ट्रांसफार्मर कोर को, फिर हम लास्ट इस टॉपिक का बचा रह जाएगा एसी जनरेटर, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।